है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी रिव्यू धमाका। आज हम बात करेंगे वर्ष 2006 में बनी एक हॉलीवुड मूवी एड बिलो के बारे में। मूवी की शुरुआत होती है और हमें जेरी सैफर्ड को दिखाया जाता है, जो अंटार्कटिका के रिसर्च बेस पर एज अ गाइड काम करता था। यहाँ पर जेरी के 8 डॉग्स भी होते हैं जिनसे जेरी बहुत प्यार करता है और ये डॉग्स भी जेरी से बहुत प्यार करते हैं। सभी डॉग जेरी का कहना मानते हैं। एक दिन उस रिसर्च बेस पर डॉग डेविस नाम का एक साइंटिस्ट आते हैं। अर्थ एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से वे कहते हैं कि उन्हें माउंट मेलबर्न जाना है। दरअसल माउंट मेलबर्न के आसपास एक उल्कापिंड गिरा था जिसकी खोज में वे वहां जाना चाहते थे। जेरी कहता है जनवरी का आखिरी महीना चल रहा है और मौसम भी काफ़ी ख़राब है और ये जगह यहाँ से 2 गुना दूर है। जेरी का सीनियर कहता है कि डॉक्टर डेविस काफ़ी दूर से आए हैं और इनका ये प्रोजेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें इनकी मदद करनी चाहिए। जेरी कहता है ठीक है, पर मौसम ख़राब होने के कारण हम स्नो मोटर से वहाँ नहीं जा सकते, इसलिए हमें डॉग्स के साथ जाना होगा। अब रात में जेरी अपने डॉग्स के पास जाता है। माया और मैक्स दोनों टीम को लीड करते थे। माया को जेरी प्यार से अपनी बेटी बुलाता था। जेरी उनसे कहता है बस एक आखिरी टिप, इसके बाद हम सब घर चले जाएंगे। अब अगली सुबह जेरी अपने डॉग्स के साथ डॉक्टर डेविस को लेकर माउंट मेलबर्न की ओर रवाना होता है। इनका ये सफ़र काफ़ी लंबा और ख़तरनाक होने वाला था और इस सफ़र को लीड कर रहे थे 2 डॉग्स, माया और मैक्स। कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें काफ़ी बर्फीला मैदान मिलता है। इन्हें नहीं पता कि बर्फ़ की परत कितनी मोटी है, इसलिए जेरी बर्फ़ की परत को चेक करता हुआ आगे बढ़ता है। वहीं डेविस डॉग स्लेट के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी जेरी को मालूम पड़ता है कि आगे बर्फ़ की परत पतली है और तभी जेरी के डॉग्स का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है और इसी दौरान वो डॉग स्लेड बर्फ़ की पतली परत को तोड़ते हुए बर्फ़ के अंदर चला जाता है। डेविस भी उसी में फंसा हुआ था, पर इससे पहले कि वो उस दरार के अंदर गिर जाता और उसकी मौत हो जाती, जेरी किसी तरह अपने डॉग की मदद से डेविस को बचा लेता है। अब रात होने पर ये दोनों वहीं कैंप लगाते हैं और अगली सुबह फिर से अपने सफ़र पर आगे बढ़ जाते हैं। फाइनली आधे दिन तक लगातार चलने के बाद ये दोनों माउंट मेलबर्न के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं और उसे देखकर ये दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि वह काफ़ी खूबसूरत होता है। उधर हमें बेस कैंप दिखाया जाता है जहाँ पर मौसम विभाग वालों का कॉल आता है। वो कहते हैं कि दक्षिण की ओर से एक काफ़ी भयंकर तूफान आ रहा है, इसलिए जितने भी लोग वहाँ पर हैं वो जल्द से जल्द बेस कैंप खाली करके वापस आ जाएं। अब जेरी का सीनियर उसे यह न्यूज़ देता है और कहता है कि जल्द से जल्द वे दोनों बेस कैंप आ जाएं क्योंकि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। जेरी ये खबर डॉक्टर डेविस को देता है कि हमें कल सुबह यहाँ से निकलना होगा। डॉक्टर डेविस ये सुनते ही जेरी से कहते हैं कि मैं हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके उस उल्कापिंड को ढूंढने के लिए यहाँ तक आया हूँ। मैं इस काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। उस उल्कापिंड के मिलने के बाद विज्ञान के बहुत सारे अनसुलझे रहस्यों का पता चलेगा जो हमारी मानव जाति के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। जेरी माउंट मेलबर्न की ओर नहीं जाना चाहता था, मगर डॉक्टर डेविस के काफ़ी जिद करने पर जेरी मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं आपको आधा दिन और देता हूँ। और अगली सुबह ये दोनों डॉग्स को नीचे छोड़कर माउंट मेलबर्न की पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। उस उल्कापिंड को ढूंढने के लिए ये दोनों उस उल्कापिंड को ढूंढने के लिए की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो इन्हें नहीं मिलता, इसलिए ये निराश हो जाते हैं और इनका टाइम भी ख़त्म होने वाला था। लेकिन तभी अचानक डॉक्टर डेविस की नज़र एक छोटे से पत्थर पर पड़ती है। वो पत्थर और कुछ नहीं बल्कि वही उल्कापिंड होता है। ये देखकर दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं और अब ये दोनों वापस बेस कैंप की ओर चल देते हैं। रास्ते में अचानक जेरी नोटिस करता है कि उसके एक डॉग के पैर में चोट लगी हुई है, इसलिए उसकी पट्टी करने के लिए वह वहाँ रुक जाता है। वहीं डेविस बेस कैंप कॉल करके स्टॉर्म की जानकारी लेने की कोशिश कर रहा होता है। डेविस बात करते हुए बर्फीली खाई के काफ़ी करीब पहुंच जाता है और तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह उस खाई के नीचे काफ़ी गिर जाता है। जेरी के पूछने पर डेविस बताता है कि उसकी पैर की हड्डी टूट चुकी है, इसलिए वह ऊपर नहीं आ सकता। जेरी कहता है आप वहाँ से हिलना मत क्योंकि बर्फ़ की परत काफ़ी पतली है और तभी उस बर्फ़ की परत में दरारें आने लगती हैं और देखते ही देखते बर्फ़ की वो परत टूट जाती है और वो डेविस उस बर्फीले ठंडे पानी में डूबने लगता है। जेरी कहता है आप हिलना मत, आप बस एक बर्फ़ को पकड़ लो, मैं आपको बचाने आ रहा हूँ। अब जेरी जल्दी से अपने डॉग्स को लेकर नीचे उतरता है, पर बर्फ़ में दरार आ जाने के कारण वो डेविस को खुद बचाने आगे नहीं जा सकता था, इसलिए वह अपनी प्यारी डॉग माया को रस्सी देता है डेविस तक पहुंचाने के लिए। माया बहुत ही संभल कर वो रस्सी डेविस तक पहुंचा देती है।
डेविस उसे अपने हाथ में फंसा लेता है। इसके बाद सारे डॉग्स मिलकर डेविस को उस बर्फीले पानी से बाहर खींच लेते हैं। डेविस की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है, इसलिए जेरी उसे स्लेड पर अच्छी तरह से कवर कर देता है और फिर वो अपनी प्यारी डॉग माया से कहता है, माया तुम हमें घर लेकर जाओगी। माया जेरी की बात समझ जाती है और फिर वो अपने सभी साथियों के साथ उस स्लेड को खींचते हुए बेस कैंप की ओर आगे बढ़ती है। जिस तूफान के बारे में बताया गया था उस तूफान की शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए कैंप में सभी इन लोगों के लिए काफ़ी परेशान हो रहे थे कि कहीं ये लोग मुसीबत में ना आ जाएं। जेरी की दोस्त कैट अपने सीनियर से कहती है कि मैं जेरी को ढूंढने जा रही हूँ। इस पर उसका सीनियर कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि तूफान इतनी तेज़ हो गया है कि तुम्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा। ये सुनने के बाद कैट काफ़ी उदास हो जाती है और जैसे ही वो खिड़की के पास जाती है वो देखती है जेरी डेविस को लेकर अपने डॉग्स के साथ वापस आ चुका है। ये देखकर सभी भागकर बाहर जाते हैं और उन सभी को कैंप के अंदर ले आते हैं। जेरी और डेविस की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है, इसलिए वहाँ का सीनियर सभी से कहता है कि हमें जल्द से जल्द इन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा, इसलिए जल्दी से प्लेन तैयार करवाओ। जेरी कहता है मेरे डॉग्स का क्या होगा। सीनियर कहता है कि प्लेन में इतनी जगह नहीं है कि हम सब एक साथ यहाँ से उड़ान भर सकें, मगर तुम फिक्र मत करो, हमें छोड़ने के बाद कैट यहाँ वापस आएगी और तुम्हारे डॉग्स को रेस्क्यू करके तुम्हारे पास पहुँचा देगी। लेकिन जेरी का दिल नहीं मानता। वह अपने डॉग्स को यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि वह सारे डॉग्स उसके अपने बच्चे की तरह थे जिनसे वह बहुत प्यार करता था, मगर डेविस और उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। हो सकता था उन दोनों के हाथ या पैर भी काटने पड़ सकते थे। ये देखकर जेरी को अपने सीनियर की बात माननी पड़ती है। अब जाने से पहले जेरी अपने सारे डॉग्स को मजबूती से चैन में बांध देता है ताकि जब कैट इन्हें लेने आए तो उसे इन्हें ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। और फिर जाने से पहले वो अपने सारे डॉग्स से कहता है कि हम बहुत जल्द साथ होंगे, मैं तुम लोगों का इंतज़ार करूँगा। अब हमें जेरी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ उसे एक दिन बाद होश आता है क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। वो कूपर से पूछता है कि सब कहाँ हैं। कूपर कहता है सब ठीक है। फिर जेरी पूछता है कि मेरे डॉग्स कहाँ हैं। वो सभी ठीक हैं। जेरी का दोस्त कहता है सारे डॉग्स वहीं हैं। हमारे आने के बाद वहाँ का मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है जिसके कारण अभी उस लाइन की सारी उड़ानें बंद कर दी गई हैं, इसलिए तुम्हारे डॉग्स को वहाँ से वापस नहीं लाया गया है। ये सुनते ही जेरी शॉक हो जाता है और तबीयत ठीक न होने के बावजूद भी वह बाहर आ जाता है। बाहर उसे कैट मिलती है। वह कैट से कहता है कि हम कितनी जल्दी वहाँ तक जा सकते हैं। कैट कहती है वहाँ जाने की इजाज़त अभी किसी को भी नहीं है क्योंकि अभी मौसम काफ़ी ख़राब है। अब सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद ही हम वहाँ जा सकते हैं। ये सुनने के बाद जेरी काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि उसके सारे डॉग्स चैन से मजबूती से बंधे हुए हैं और अगर वह जल्द से जल्द उन्हें बचाने नहीं गया तो उसके सारे डॉग्स मारे जाएंगे। जेरी इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए अब वह जल्दी से भागकर कमांडर के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे एक प्लेन चाहिए बेस कैंप तक जाने के लिए क्योंकि वहाँ से सभी को निकाला नहीं गया है। कमांडर कहता है कि मैंने तो सभी को निकालने के ऑर्डर दिए थे। जेरी कहता है कि नहीं, अब भी मेरे 8 डॉग्स वहाँ फंसे हुए हैं। इस पर कमांडर कहता है कि 2 दिन के अंदर हमें 200 लोगों को रेस्क्यू करना है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है क्योंकि एक और दूसरा तूफान हमारी ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारे पास इतना सप्लाई नहीं है कि हम यहाँ ज़्यादा समय तक रुक सकें। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। अब जेरी वाशिंगटन जाता है और बैंक से लोन लेने की कोशिश करता है ताकि उन पैसों से वह एक प्राइवेट जेट हायर करके अपने डॉग्स को अंटार्कटिका से बचा कर ले आए। लेकिन बैंक वाले लंबा समय लेते हैं पैसे देने के लिए और साथ ही वह यह भी बताते हैं कि अंटार्कटिका जाने वाले सारी टीम को कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि 25 सालों में आज तक ऐसा तूफान कभी नहीं आया। उधर हमें अंटार्कटिका में जेरी के डॉग्स को दिखाया जाता है जिन्हें वहाँ बंधे हुए पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था। वो भूखे प्यासे थे और जेरी के आने का इंतज़ार कर रहे थे और अब वो तूफान वहाँ काफ़ी तेज़ हो चुका था। इसके कारण वहाँ लगा एक फ्लैग ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ाने लगता है। ये देखकर सारे डॉग ज़ोर ज़ोर से भागने लगते हैं और कुछ ही देर में वह फ्लैग हवा के तेज़ बहाव के कारण फटकर नीचे गिर जाता है। उस फ्लैग को उड़ता हुआ देखकर सारे डॉग्स एक्टिव हो जाते हैं उसके पीछे भागने के लिए और फिर सारे डॉग्स एक एक करके उस चैन को तोड़कर फ्लैग के पीछे दौड़ने लगते हैं जैसे ये किसी बॉल के पीछे भागते हैं उसके साथ खेलने के लिए। एक दिन इन डॉग्स को वहाँ एक पक्षी दिखाई देता है जिसे देखकर सारे डॉग्स काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि 15 दिन बीत चुके थे और इन सब ने कुछ भी नहीं खाया था।
इसलिए सभी डॉग्स उस पक्षी के पीछे भागते हैं, पर जैक जो इन सब में सबसे बड़ा था वो इन सब के साथ नहीं जाता। माया उसे अपने साथ ले जाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वह वहीं बैठा रहता है। अब ये सब जैसे ही उस पक्षी का पीछा करते हैं, आगे बढ़ने पर इन्हें वहाँ ढेर सारे पक्षी दिखाई देते हैं और अब सब मिलकर उनका शिकार करते हैं और काफ़ी दिनों बाद अपना पेट भरते हैं। उधर हमें जेरी को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से मदद मांगने की कोशिश में लगा हुआ होता है, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। फिर अचानक जेरी को डॉक्टर डेविस याद आते हैं और वह सोचने लगता है कि मेरे डॉग्स ने उनकी जान बचाई थी, शायद वो इसमें उसकी मदद कर सकते हैं। इसलिए वह डॉक्टर डेविस के पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरे सारे डॉग्स वहाँ फंसे हुए हैं, मैं रात को सो नहीं पाता हूँ, मैं कोशिश करके थक चुका हूँ, मगर कहीं से भी मदद की कोई उम्मीद नहीं है। आपकी तो साइंस फंड वालों से अच्छी पहचान है, अगर वहाँ से कोई मदद मिल जाती तो मैं अपने बच्चों को बचा लेता। सर्दियाँ शुरू होने में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है, इसके बाद कोई भी वहाँ नहीं जा सकेगा। डेविस कहता है कि बिना किसी फ़ायदे के कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, और अगर तुम वहाँ चले भी गए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि वहाँ का टेम्परेचर -50 डिग्री से भी नीचे है और काफ़ी दिन भी हो चुके हैं, इसलिए अच्छा होगा तुम उन्हें बुला दो। इस पर जेरी कहता है, क्या आप उनका एहसान भूल सकते हो? और यहाँ से जेरी को निराशा हाथ लगती है। वह काफ़ी टूट चुका है क्योंकि कहीं से भी कोई भी मदद नहीं मिल रही थी। उसे वो अपने डॉग्स को बहुत याद करता है क्योंकि वो डॉग्स ही जेरी की फैमिली थी। उधर हमें उन डॉग्स को दिखाया जाता है जिन्हें वहाँ सर्वाइव करते हुए पूरे 50 दिन हो गए थे, और इन 50 दिनों में ये सभी बेस कैंप से काफ़ी आगे आ गए थे। एक दिन उनमें से एक डॉग पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और उठ नहीं पाता, इसलिए सारे डॉग्स रात में उसी के पास आकर सो जाते हैं, और जब ये अगली सुबह जागते हैं तो ये देखते हैं कि वह डॉग मर चुका है। इसलिए सारे डॉग्स वहाँ से एक एक करके जाने लगते हैं, लेकिन मैक्स उनके साथ नहीं जाता। वो कुछ देर के लिए वहीं रुक जाता है, पर कुछ देर बाद जब वह अपने साथियों के पीछे जाने की कोशिश करता है तो वह रास्ता पूरी तरह से बर्फ़ की तूफान की चपेट में आ चुका होता है, और यहीं पर मैक्स अपने साथियों से बिछड़ जाता है। मगर अब वो आगे नहीं जाता, वो वापस अपने बेस कैंप की ओर चल देता है जहाँ पर जेरी उन सभी को बांध कर गया था। उधर हमें उन 5 डॉग्स को दिखाया जाता है जो लगातार आगे बढ़ते हैं, और रास्ते में उन्हें एक बेस कैंप मिलता है जो रशिया का था। वहाँ उन्हें खाने का ढेर सारा सामान मिलता है जिसे 5 डॉग्स पेट भर के खाते हैं और वहीं आराम करते हैं। इधर मैक्स वापस अपने बेस कैंप तक आ जाता है, लेकिन यहाँ पर बेस कैंप पूरी तरह से लॉक था, जिसके कारण उसे खाने का कोई भी सामान नहीं मिलता। वो काफ़ी दिनों से भूखा था, इसलिए वह खाना ढूंढने के लिए वहाँ से कुछ आगे जाता है, और फाइनली उसे एक बड़ी सी व्हेल मछली मरी हुई दिखती है। अब मैक्स जैसे ही उस व्हेल मछली को खाने के लिए आगे बढ़ता है, उस व्हेल के अंदर से एक सील बाहर निकलती है जो मैक्स पर हमला करने लगती है। मैक्स किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है, लेकिन तभी मैक्स को एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है, और तभी वो अपने सारे दोस्तों को देखता है जो वहीं थे। अपने दोस्तों को वहाँ देखकर मैक्स के अंदर हिम्मत आ जाती है। अब वह वापस उस व्हेल मछली के पास जाता है और उसका एक मांस का टुकड़ा लेकर वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर वह सेल गुस्से में उसके पीछे भागती है। मैक्स ने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसके दोस्त भी इस मौके का फ़ायदा उठाकर पेट भर के खाना खा सकें, और होता भी ऐसा ही है। 5 डॉग्स मिलकर उस मरी हुई व्हेल को खाने लगते हैं, लेकिन तभी वह सील वहाँ वापस आ जाती है और माया पर हमला कर देती है, जिससे माया के पैर बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाते हैं। ये देखकर सारे डॉग्स एक एक करके उस सील पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण वो सील वापस बर्फ़ के अंदर चली जाती है। अब यहाँ चूंकि माया का पैर ज़ख्मी था, लेकिन फिर भी वह अपने साथियों के साथ मिलकर उस व्हेल को खाने लगती है अपनी भूख मिटाने के लिए। उधर हमें जेरी को दिखाया जाता है जिसे अपने डॉग्स से बिछड़े हुए पूरे 5 महीने बीत चुके थे, लेकिन आज भी वह अपने डॉग्स तक पहुँचने की कोशिश में लगा हुआ था। 5 महीने बाद भी उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया था, इसलिए वह खुद ही अपने डॉग्स के पास जाने की तैयारी करता है। उसके पास किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी वह अपनी आखिरी कोशिश करना चाहता था, इसलिए वह अपने डॉग्स तक पहुंचने के लिए आधे रास्ते मतलब कि न्यूजीलैंड तक जाता है, पर उसे वहां से आगे ले जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, जिससे जेरी निराश हो जाता है। पर कहता है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और यही होता है जेरी के साथ। दरअसल वहाँ पर जेरी की मदद के लिए उसका दोस्त कूपर पायलट कैट और साथ ही
डॉक्टर डेविस वहाँ आए हुए होते हैं। इन तीनों को अपनी मदद के लिए वहाँ देखकर जेरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जेरी की इस काम के लिए सारी फंड डॉक्टर डेविस ही कर रहे थे। अब ये लोग वहाँ से हेलीकॉप्टर से आगे बढ़ते हैं, पर इतना लंबा सफ़र हेलीकॉप्टर से तय नहीं किया जा सकता था। इसलिए ये लोग एक शिप पर लैंड करते हैं, पर जिस जगह पर उन्हें पहुँचना था वहाँ से 100 मील पहले ही वो शिप बर्फ़ की चट्टानों के बीच फंस जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता, और इनका ये सफ़र यहीं रुक जाता है। इनके पास इतना फ्यूल भी नहीं होता है कि ये हेलीकॉप्टर से बेस कैंप तक पहुंचकर वापस यहाँ आ सकें। हालांकि जेरी सहित सभी को पता होता है कि सारे डॉग्स अब तक मारे जा चुके होंगे, मगर फिर भी जेरी वहाँ जाना चाहता है अपने डॉग्स को आखिरी विदाई देने के लिए। तभी कूपर इन्हें बताता है कि यहाँ से इटालियन बेस कैंप नज़दीक है और वहाँ पर बहुत सारे स्नो कार्स मौजूद रहते हैं, इसलिए हम वहाँ से अपने बेस कैंप तक का सफ़र स्नो कार से आसानी से तय कर सकते हैं। जेरी सहित सभी को कूपर का यह आइडिया काफ़ी पसंद आता है और फाइनली बिना वक्त गंवाए ये लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। उधर हमें माया को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़ख्मी थी और चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए वह एक जगह आकर बैठ जाती है। सभी डॉग्स भी उसके आसपास ही आकर बैठ जाते हैं। वह खुद के लिए खाना नहीं ला सकती थी, इसलिए सारे डॉग्स मिलकर शिकार करते हैं और माया के सामने लाकर रख देते हैं ताकि उसे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। ये सारे डॉग्स अब तक यहाँ पर बिना किसी सुविधा के इसलिए सरवाइव करते हैं क्योंकि इनके बीच यूनिटी है। ये एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, इसलिए ऐसी जगह जहाँ पर कोई इंसान रहने की सोच भी नहीं सकता, वहाँ पर ये डॉग्स अब भी जिंदा हैं। अब उधर हमें जेरी और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो कूपर के प्लान के अनुसार अपने बेस कैंप तक पहुंच चुके थे। अब जेरी उस जगह पर जाता है जहां पर उसने अपने 8 डॉग्स को चैन से बांध दिया था। लंबे समय तक बर्फ गिरने के कारण वो चैन बर्फ के काफ़ी अंदर दब चुकी थी। अब जेरी जैसे ही उस चैन का पहला सिरा खींचता है, उसे वहाँ पर जैक की डेड बॉडी मिलती है। दरअसल जैक ही इकलौता डॉग था जिसने खुद को उस चैन से नहीं छुड़ाया था। ये देखकर जेरी दुखी हो जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि हम इतने दिन बाद आए फिर भी इन्होंने अपना चैन नहीं छोड़ा। अब आगे बढ़ने पर जेरी देखता है कि चैन में जैक के अलावा कोई भी डॉग बंधा हुआ नहीं है। ये देखकर जेरी काफ़ी खुश हो जाता है और अपने साथियों से कहता है कि उन्होंने खुद को छुड़ा लिया है। तभी जेरी दूर दूर से मैक्स को आता हुआ देखता है। उसके पीछे सारे डॉग्स भी आ रहे होते हैं। अब जैसे ही सारे डॉग्स की नज़र जेरी पर पड़ती है, वो खुशी के मारे उछल पड़ते हैं और जेरी की तरफ दौड़ने लगते हैं। इधर जेरी के भी खुशी का ठिकाना नहीं होता क्योंकि उसने मान लिया था कि उसके सारे बच्चे अब तक मारे जा चुके होंगे, पर लकीली ऐसा नहीं हुआ था। और अब जेरी भी अब अपने प्यारे बच्चों की ओर दौड़ता है और फाइनली उन्हें अपने गले लगाकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने प्यारे बच्चों से इस तरह से मिल पाएगा। वहीं जेरी के डॉग्स भी जेरी से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। अब फाइनली जेरी अपने सारे डॉग्स को साथ ले जाने के लिए एक एक करके स्नो कार में बिठाने लगता है, पर मैक्स गाड़ी में नहीं बैठता। वो एक और भागने लगता है। जेरी मैक्स का पीछा करता है और कुछ दूर आगे जाने के बाद जेरी देखता है कि वहाँ पर माया है जो काफ़ी घायल है। मतलब कि मैक्स जेरी को माया के बारे में बताना चाहता था। माया जो कि मैक्स की प्यारी बेटी थी, उसकी ये हालत देखकर मैक्स के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो माया से कहता है कि मेरी प्यारी बेटी चलो अब घर चलें। ये देख कहकर जेरी माया को अपनी गोद में लेकर मैक्स के साथ अपने स्नो कार की ओर आगे बढ़ता है। माया को जिंदा देखकर बाकी सभी भी काफ़ी खुश हो जाते हैं और अब फाइनली सभी इस मिशन को पूरा करके वापस घर की ओर चल देते हैं। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह के मूवीज़ एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।